Hi, today is quiz number 25 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. फर्स्ट सेशन है पॉलिटी का पहला सवाल है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा lapses on its prorogation. The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House sine die, but on prorogation it is only the President who can summon the House. Speaker of Lok Sabha continues in office even after the dissolution of the House and until immediately before the first meeting of the House. तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जो लोकसभा होती है, लोकसभा चुन के आई, इसके पार्लियामेंट्री जैसे सेशंस हो रहे हैं. अभी मॉनसून सेशन कंप्लीट हुआ, अब फिर विंटर होगा, फिर अगले साल बजट सेशन आएगा. तो ये सेशंस होते हैं. जब एक सेशन एंड होता है तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन. तो प्रोरोगेशन में अगर सेशन एंड होता है तो अगर कोई पेंडिंग बिल है वो लैप्स होगा? नो. सेशन एंड होने से पेंडिंग बिल लैप्स नहीं होते, बट अगर डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा तब जरूर ये लैप्स हो जाएंगे. तो बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन? नो. स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू एडजर्न द हाउस. जो स्पीकर है वो एडजर्न कर सकते हैं. हाउस इज एडजर्न साइंड है मतलब इनडेफिनेटली. फिर अगर जैसे प्रोरोगेशन हुआ, एक सेशन एंड हुआ, फिर वापस पार्लियामेंट वापस लोकसभा को समन करना है, तो ये एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट समन करते हैं हाउस को. स्पीकर एडजर्न कर सकते हैं बट समन बाय प्रेसिडेंट होगा. तो ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है. फिर एक और बात है, जैसे 16वीं लोकसभा एंड हुई, अभी 17वीं लोकसभा जब एंड होगी तो जो इसके स्पीकर होते हैं ना, डिसॉल्व होने के बाद भी लोकसभा वो ऑफिस में कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि नेक्स्ट सेशन नहीं आ जाता, नेक्स्ट लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग नहीं हो पाता. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. स्पीकर ऑफिस कंटिन्यू करते हैं इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस. तो ये ट्रू है, ये ट्रू है. बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन? नो, ये बिल लैप्स नहीं होता है. सो द राइट आंसर हियर इज 2 and 3, सी. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. इट इज प्रोरोगेशन. डिसोल्यूशन होता तब जरूर लैप्स हो जाता. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the various types of diversity. इंडिया डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मेल्टिंग पॉट डाइवर्सिटी इज अ मेटाफोर फॉर द वे a multicultural society can integrate different cultures while maintaining their separate identities. So is it true? Salad bowl diversity is defined as a place where people of different ethnic origin and cultures all come together to mix and merge, creating a new culture. तो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? मेल्टिंग पॉट क्या होता है? शब्दों में जाइए, मेटाफर के शब्दों में. मेल्टिंग पॉट है मतलब इसमें जो भी आ रहा है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर देगा और फाइनल एक कोई नया कल्चर, यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी. जैसे कि होता है यूएसए में, नो मैटर हु गो टू यूएसए, वो बन जाता है अमेरिकन. तो मेल्टिंग पॉट डाइवर्सिटी ये नहीं है. मेल्टिंग पॉट डाइवर्सिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज करना और एक नए कल्चर में चले जाना. सैलेड बाउल डाइवर्सिटी इंडिया को बोलते हैं. इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स पीपल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी. बट ये डाइवर्सिटी होने के बाद भी एवरीबडी इज मेंटेनिंग देयर यूनिक डाइवर्सिटी. स्टिल डाइवर्सिटी को यहाँ पे उनकी ओरिजिनल डाइवर्सिटी को लॉस नहीं हो रहा है. तो सेपरेट आइडेंटिटी वो मेंटेन करे हैं और फिर उसके बाद फिर वो इंडियन है. तो दैट इज कॉल्ड सैलेड बाउल डाइवर्सिटी. तो सैलेड बाउल ये हो गई कि डिफरेंस भी बना हुआ है, मेंटेनिंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी भी है, और मेल्टिंग पॉट मतलब ओरिजिनल आइडेंटिटी गॉन और न्यू कल्चर डेवलप हो गया. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. मेल्टिंग पॉट की डेफिनेशन ये है और सैलेड बाउल की दिस ये है. ओके, नेक्स्ट. ये न्यूज़ में काफ़ी था अभी. जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली. इस पर आपने आंसर राइटिंग भी किया है. जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल. द कमिटी हैज़ बिन फॉर्म टूवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सब कैटेगराइजेशन करना है ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को. डिजिटल पेमेंट प्रमोट करना है. प्रिजन रिफॉर्म्स लाना है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल.
तो ये जो जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल है ना, इसने बताया कि हमारे यहाँ अंडर ट्रायल्स भी बहुत है, तो प्रिजन रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं. सो द पॉइंट इज, इट इज आंसर इज सी. दिस इज अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ राइट्स होते हैं. तो ये है कॉन्जुगल राइट्स. कॉन्जुगल राइट्स वॉज समटाइम्स सीन इन न्यूज़. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस राइट. तो ये कॉन्जुगल राइट्स होते क्या है, किससे रिलेटेड है? ये वो राइट्स हैं जो ग्रांट होते हैं अंडर ट्रायल पर्सन को, मतलब उनको अंडर ट्रायल है, अभी सुनवाई चल रही है, जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो दैट इज अंडर ट्रायल पर्सन. द राइट क्रिएटेड बाय मैरिज, द राइट्स ग्रांटेड टू फॉरेन डिप्लोमेट्स, द राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम. तो सम ट्रेडिशन कस्टम्स के हिसाब से उनको ये राइट्स मिले हैं. तो जो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं ना, व्हेन टू पर्सन गेट मैरिड, तो वो जो राइट्स एसोसिएटेड होते हैं मैरिज के, दोज आर कॉल्ड कॉन्जुगल राइट्स, द राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज. सो द राइट आंसर इज नॉट बी, it's B, not C. Okay, right answer is the rights created by marriage. It's B, conjugal rights, marriage. Okay, fifth, which of the following districts are part of union territory of Ladakh. लद्दाख एक नया यूटी बना है, नया यूटी है, इस यूटी में जिले हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से जिले यूटी ऑफ लद्दाख में है. लेह, कारगिल, पुलवामा. तो लेह तो ऑब्वियसली यूटी ऑफ लद्दाख में है, कारगिल भी यूटी ऑफ लद्दाख में है, और यूटी ऑफ लद्दाख में केवल यही दो जिले हैं. पुलवामा इज नॉट इन यूटी ऑफ लद्दाख. सो द राइट आंसर इज C, 1 and 2 only, this and this. Okay, so this completes polity. Now let us come to geography. Geography में आज हम जिस जोन की बात कर रहे हैं वो है मेडिटेरेनियन. मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ यूरोप है और यहाँ पर नीचे अफ्रीका है, एंड दिस इज मेडिटेरेनियन जोन है. यहाँ मेडिटेरेनियन ट्रीज मिलते हैं. मेडिटेरेनियन क्यों यूनिक है? बिकॉज मेडिटेरेनियन में विंटर्स में बारिश होती है, विंटर्स रेन होती है, तो समर ड्राई होता है. मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर. समर्स में यहाँ पे बारिश नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ विंड्स, ग्लोबल विंड्स. तो ड्राई समर्स होता है विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क. बार्क जो छाल होती है वो मोटी होती है. वैक्स कोटेड लीव्स भी होती है. ये क्यों होता है? तो ये काइंड ऑफ एडेप्टेशन है. ये एडेप्टेशन किस लिए हुआ है? ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो. इंक्रीज रेट ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम रूट्स टू शूट्स. रूट्स से शूट्स मतलब ऊपर, रूट्स जड़, शूट्स पे ऐसे पानी ज़्यादा जाए. कट डाउन द नीड फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. इंक्रीज द एरिया ऑफ द लीव्स टू स्टेप अप ग्लूकोज इनटेक. तो ये तो बोगस है. नीड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी समर है, नथिंग, इससे कुछ लेना देना नहीं है. इंक्रीज रेट ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, नो. समर है तो समर से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉसेज हो रहा है लीव से, स्टेम से, लाइक दैट. तो उसको स्टॉप करने के लिए थिक बार्क हो जाती है और वैक्स कोटेड लीव्स होती है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर, वो चेक हो जाए. तो ये सारे होते हैं प्लांट्स के एडेप्टेशन. रिड्यूस transpiration, especially in Mediterranean tree. Then consider the following statements regarding soya bean production in India. सोया बीन बहुत important crop है. सोयाबीन, सोयाबीन प्राइमरली राबी क्रॉप है और रेन फेड है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 80% ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन इन इंडिया. सोयाबीन लीड करती है इन टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया. टोटल ऑयल सीड जो है, ऑयल का वैसे भी काफ़ी शॉर्टेज है, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में सोयाबीन लीड करती है. सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है. सोयाबीन, सोयाबीन क्या है? यहाँ एक शब्द लिखा है रेन फेड और यहाँ पे लिखा है राबी क्रॉप. सोयाबीन अगर हम सिस्टम देखें ना, तो ये रेन फेड मतलब जब रेन फॉल होता है तो ये हो जाती है खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप. इट इज़ नॉट राबी क्रॉप. इट इज़ नॉट राबी क्रॉप. सोयाबीन इज़ खारिफ क्रॉप. तो प्राइमरली राबी क्रॉप और रेन फेड नहीं है. सोयाबीन प्राइमरली राबी क्रॉप एंड रेन फेड नहीं है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है और जितना ऑयल सीड प्रोडक्शन है मेजॉरिटी सोयाबीन के थ्रू होता है. सो दिस इज ट्रू. सोयाबीन इज नॉट राबी रेन फेड. ये प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सोयाबीन जैसे 40,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ ऑयल सीड्स का, तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा है.
फिर ग्राउंडनट है, फिर रैपसीड एंड मस्टर्ड, इसके अलावा कैस्टर, सेजमम, सनफ्लावर, लिंसिड, नाइजर सीड और सैफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन इंडिया में हो रहे हैं। ऑयल सीड से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है पाम ऑयल प्रोडक्शन का, और नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार में पाम पाम प्रोडक्शन का, ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। सो हियर द आंसर इज सी। देन दिस इज अबाउट कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन एक खारिफ क्रॉप है एंड अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर जो ट्रॉपिक्स है, इस ट्रॉपिक्स और सब मतलब ट्रॉपिक्स के परे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, और ये खारिफ क्रॉप है। सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड मॉडरेट रेनफॉल, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कॉटन का हमें पता है, कॉटन होता है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल मतलब पानी गिरेगा तो उसमें अपने आप दरारें बन जाएगी। तो जो कॉटन है वो खरीफ क्रॉप है। ट्रू, कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह हो सकता है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, जब कॉटन बनता है तो इसमें ऐसे बॉल्स आते हैं। बॉल्स में अगर फ्रॉस्ट होगा तो बॉल्स खराब हो जाएंगे, कॉटन बॉल। तो लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड चाहिए, प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए, जो कपड़ा बनता है ना कॉटन, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, टू मच ऑफ रेनफॉल नॉट रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली ट्रू। और इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर भी बन गया है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग का। रेडियो कार्बन डेटिंग ये क्या होता है? इट इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन। ऐसे C14 होता है, डिके होता रहता है, इसकी परसेंटेज से हम पता लगा लेते हैं कि ये फॉसिल या फिर ये प्रोडक्ट कितना पुराना है। रेडियो कार्बन डेटिंग, एज इससे फाइंड होती है फॉसिल्स वगैरह की। After death, all living things absorb carbon from the atmosphere and food sources around them. Scientists will use that to calculate the age. मतलब जैसे कोई डाई होता है प्लांट या फिर फ्लोरा या फोना, तो कार्बन जब उनका बॉडी रहता है तो वो कार्बन उसमें रहेगा, फिर उसके कितना परसेंटेज है इससे हम फाइंड कर लेंगे। इज इट ट्रू? तो जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, ऐसे स्टेटमेंट ट्रू ही होते हैं। इट इज़ अ मेथड टू डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन। काफ़ी जनरलाइज्ड है और इट इज़ ट्रू। सेकेंड जो है उसमें जस्ट ऑपोजिट लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब तक हम लिविंग रहते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो फॉसल्स वगैरह है ना, डिके चालू हो जाता है। तो उससे हम ये फाइंड करते हैं C14 कितना डिके हुआ है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आफ्टर डेथ कितना टाइम हुआ है इस फॉसल को, और उससे हम उसकी एज पता लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग। अभी डायनासोर्स वगैरह काफ़ी ऐसे कुछ मिले हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बहुत न्यूज़ में है। सो करेक्ट इज ए ओनली, ये गलत, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, ये मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट येलो सी सेपरेट्स चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला। येलो सी सेपरेट करता है चाइना को और कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला है नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ। सी ऑफ जापान सेपरेट करेगा जापान और चाइना को। तो यू हैव टू टेल दोनों में से करेक्ट क्या है। तो जो येलो सी है, येलो सी ज़रूर सेपरेट करता है चाइना को कोरियन पेनिनसुला से। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। चाइना और कोरियन पेनिनसुला, इधर चाइना कोरियन, ट्रू। जो सी ऑफ जापान है सेपरेट करता है जापान और चाइना। इनफैक्ट जो जापान के जो आइलैंड्स है ना, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू एट्सेट्रा, ये जो आइलैंड्स है ये डायरेक्टली यहाँ पे चाइना से लिंक्ड भी नहीं है, क्योंकि बीच में आ जाता है कोरिया। सो द राइट आंसर इज ए, वन ओनली। ये ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है। सी ऑफ जापान सेपरेट नहीं करेगा जापान और चाइना को। लुक एट दिस मैप। जैसे ये तो येलो सी था, इट इज़ ट्रू कि ये कोरियन पेनिनसुला है, और ये है दिस चाइना। चाइना में बोहाई, बे ऑफ कोरिया, येलो सी, और नीचे ईस्ट चाइना सी आ जाएगा। ये कोरिया की स्ट्रेट है, यहाँ कुछ रिवर्स भी, यांगजे, येलो रिवर, सब इधर आ रही है, तो इसको येलो सी बोल दिया। अब ये जापान के आइलैंड्स हैं और ये है सी ऑफ जापान। बट लुक एट हियर, यहाँ पर इधर तक रशिया आ रहा है और रशिया के बाद नॉर्थ कोरिया आ रहा है, तो चाइना इज़ नॉट देयर, चाइना इज़ नॉट देयर। तो ये सी ऑफ जापान, नॉर्थ कोरिया और रशिया इधर होगा और जापान इधर होगा। सो चाइना इज रॉन्ग।
So the right answer is A only. Okay, so this completes geography. अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री. हिस्ट्री में आज तत्वबोधिनी सभा का सवाल है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तत्वबोधिनी सभा. ये एक स्प्लिंटर ग्रुप था ब्रह्मो समाज का. कल हमने पढ़ा था राजा राममोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया. स्प्लिंटर मतलब उससे निकल के, उसका टुकड़ा निकल के अलग हुआ. तो तत्वबोधिनी सभा स्प्लिंटर ग्रुप है ब्रह्मो समाज का. इसको फाउंड किया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने. 1859 में सभा वॉज डिजॉल्व्ड बैक इनटू द ब्रह्म सभा बाय देवेंद्र नाथ टैगोर हिमसेल्फ. तो करेक्ट क्या होगा? तो ये जो तत्वबोधिनी सभा है ना, इसमें भी यही बात था, रिफॉर्म्स ज़रूरी है हिंदुज़म एट्सेट्रा में. और ये एक स्प्लिंटर ग्रुप था ब्रह्मो समाज का. ट्रू. फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर जी. ट्रू. 1859 में इसको वापस मर्ज कर दिया गया ब्रह्मो समाज में. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट आंसर इज डी. ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू हैं. ओके, नेक्स्ट. अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की. प्रार्थना समाज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रार्थना समाज वॉज स्पिरिचुअली प्यूरिफाई द हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम वेस्टर्न पॉल्यूशन. अब ये जो ऐसा स्टेटमेंट है ना, ये यूजुअली कभी आएगा नहीं, करेक्ट नहीं होगा. ये आउटराइटली बोगस है. सिक्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड पॉसिबल. रिवाइव द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पॉसिबल. एस्टैब्लिश अ स्वतंत्र इंडिया. ये भी फार फेज्ड टाइप लग रहा है. स्वतंत्र इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्वतंत्र? रिफॉर्म वगैरह तो बहुत बाद में लाहौर कांग्रेस सेशन में बताएंगे स्वराज का मतलब क्या है. तो दिस इज नॉट ट्रू. ये आउटराइटली गलत है, ये भी आउटराइटली गलत है. कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है, सिक्योरिंग सोशल जस्टिस या रिवाइव द गुरुकुल एजुकेशन. बट जो प्रार्थना समाज था ना, प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय आत्माराम पांडुरंग जी. और आपने एम्फेसाइज किया था सोशल जस्टिस पे. जो ऑप्रेस्ड है उनके राइट्स, उनका जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब बातों पे. तो प्रार्थना समाज भी रिफॉर्म मूवमेंट था और इट वॉज फोकस्ड टुवर्ड सोशल जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड. सो बी इज द राइट आंसर. 13th, ये मेडिवल इंडिया है. मेडिवल के ना यूजुअली बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखो तो मेडिवल के मतलब साल में एक या दो मैक्स, इससे ज़्यादा सवाल नहीं है मेडिवल पीरियड के. बट वन नेवर नोज, कई बार आ भी जाता है. मेडिवल के ये दो स्टेटमेंट्स हैं. अल बिरूनी की किताब उल हिंद है डील्स विद अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. इंटर एलिया फिलोसफी, अल्केमी, सोशल लाइफ, लॉज एंड मेट्रोलॉजी. इज इट ट्रू? इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रेवल है कॉल्ड रिहला, written in Arabic. It is a source of information about the social and cultural life in the Indian subcontinent of the medieval period. So you have to tell इन दोनों में से करेक्ट क्या है. अब मेडिवल में भी मोस्टली किससे सवाल आते हैं? मुगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कोई जो ट्रेवलर्स आए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिवल. तो जो पहली बात है वो है अल बरूनी की. अल बरूनी मतलब ईरानियन और पॉलीमैथ भी थे, जीनियस पर्सन. तो इनकी जो किताब है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स में इन्होंने लिखा है, जैसे फिलोसफी, अल्केमी, सोशल लाइफ, लॉ एंड मेट्रोलॉजी. एक्सेलेंट, ही वाज अ जीनियस. ट्रू. इब्न बतूता ट्रैवलर थे मोरक्को से, और ये किताब लिखा है जो अरेबिक में है. और इस किताब में ट्रैवलॉग से पता चलता है उस टाइम पे इंडिया का सोशल और कल्चरल लाइफ कैसा था. तो ये भी ट्रू है. सो दोनों के दोनों ट्रू है. सो द राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ओके, नेक्स्ट. Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? सरोजनी नायडू जी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, या फिर अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम. तो एक कॉन्सेप्ट आया था सोशलिज्म. सोशलिज्म के ना बहुत सारे वर्जन्स आए, और ऐसा ही एक वर्जन है ये, और ये वर्जन प्रपोन किया था एनी बेसेंट ने. सो दिस इज बी, एनी बेसेंट. 15th, During the Mughal period of Indian history, the term परवाना refers to what? ये एक टर्म है, मेडिवल टर्म्स है. ये भी कई बार पूछा गया है कि कोई पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड, उसका मतलब क्या है. तो दिस इज परवाना. ये है ऑर्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली का कोई ऑर्डर है. प्रोसीडिंग है प्रोविंशियल कोर्ट का. ऑर्डर इशूड बाय हायर अथॉरिटीज, या ऑर्डर ऑफ द एम्परर है. अब एम्परर मतलब राजा, राजा तो फरमान जारी करता है, परवाना नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा. ये जो होगा परवाना इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक ऑर्डर, तो ये होगा ऑर्डर इशूड बाय हायर अथॉरिटीज. सो दैट इज सी.
बिकॉज जो मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बड़ा अच्छा था, मनसबदारी सिस्टम एंड ऑल, हायरार्की बनी हुई थी यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑर्डर्स एंड ऑल वर्क करते थे. तो परवाना इज ऑर्डर इशूड बाय द हायर अथॉरिटीज. द आंसर इज सी. ऑलराइट. ये कुछ और टर्म्स हैं जैसे निशान. निशान क्या है कि ये रॉयल फैमिली का मेंबर है, दैट इज निशान. फरमान एम्परर जारी करता है. परवाना ऑर्डर इशूड बाय हायर अथॉरिटी. एक ये है सियाहा हुजूर, मतलब प्रोसीडिंग्स हैं प्रोविंशियल कोर्ट की. ओके, स्याही से लिखा गया है ऐसा कुछ, स्याही हुजूर, प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट. तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इस टाइम के कीवर्ड्स हैं. यहाँ परवाना का मतलब है ऑर्डर इशूड बाय हायर अथॉरिटीज. सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री. नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स. पहला सवाल है, द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेसेस इवेंट्स इन द कंट्री अमाउंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. अवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या होगा. जैसे कोई अमेरिकन है, इंडिया आता है, हम उसको बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो वो क्या कहलाएगा. प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट. हम बोलते हैं ना टूरिज्म को प्रमोट करो, इंडिया आओ, सी इंडिया, लाइक दैट. तो अगर कोई फॉरेनर आया और इंडिया में उसने बहुत सारा परचेजिंग किया और एट्सेट्रा टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो वो काउंट होगा लाइक इंडियन एक्सपोर्ट. हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया है अपने गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस इज डी, एक्सपोर्ट. इकोनॉमी के टर्म पे दिस विल बी काउंटेड एज एक्सपोर्ट, फॉरेनर्स. देन दिस इज द टर्म सीनियोरेज. इसका मतलब क्या होता है. ये एक टर्म है इकोनॉमी में, पहले काफ़ी यूज़ होता था. द इनकम जनरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन. इनकम जनरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मनी क्रिएशन. गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक. द बैकअप ऑफ फिजिकल गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रिंट करेंसी नोट्स. प्रिंट करेंसी नोट्स, बट अभी तो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा फिएट करेंसी हो गई है. इट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. तो ये क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या है. क्या होता है, जैसे आपने सिक्का चलाया है ना, एक सिक्का चलाया तो सिक्के की कुछ कॉस्ट भी होगी, बट उसकी एक फेस वैल्यू भी होगी. फेस वैल्यू ज़्यादा होगी बजाय दैट कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल. जैसे चांदी का सिक्का है, लाइक दैट. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, तो सिक्का जिसने इशू किया है उसको फ़ायदा हो जाएगा. तो इसी को बोला जाता है सीनियोरेज. तो ये ए है, सेंट्रल बैंक ने कोई मनी क्रिएट किया, जैसे इंडिया का आरबीआई मनी क्रिएट किया, उसकी फेस वैल्यू है और उसकी एक्चुअल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस है, तो एक इनकम जनरेट होगी सेंट्रल बैंक को, दैट इज दिस मनी क्रिएशन. द आंसर इज ए. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस में भी हैं, ये टर्म फिर से न्यूज़ में है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. Spatial or differential treatment is offered to developing and least developed countries. Economic wise जो developing और least developed है उनको spatial treatment दिया जाएगा, differential treatment दिया जाएगा, like कुछ relaxation होगा वहाँ से export etc. में. WTO defines developing and least developed countries for offering GSP benefits. तो WTO का तो काम ही होता है वर्ल्ड ट्रेड को करेक्ट करना, ट्रेड के बैरियर्स को हटाना. तो वर्ल्ड ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए WTO ये चीज़ लाएगा. इट इज़ ऑफर्ड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस. जैसे MFN वगैरह की भी हम बात करते हैं. तो जो ये GSP है, क्या ये रेसिप्रोकल बेसिस में कि ए कंट्री ने बी को दिया तो बी कंट्री भी ए को वही GSP प्रोवाइड करेगा ट्रेड में. ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल बेसिस नहीं है. जो डेवलप्ड कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड को, डेवलपिंग को बेनिफिट दे रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे ए से, तो रेसिप्रोकल नहीं होगा. थर्ड इज गॉन. फर्स्ट एब्सोल्युटली ट्रू है. और जो GSP है ना, बेसिकली ये USA का पॉलिसी है बजाय WTO का, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द राइट आंसर इज A1 ओनली. GSP में क्या करता है, USA आइडेंटिफाई करता है कुछ कंट्रीज़ को जहाँ पर डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, तो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं ट्रेड में. इंडिया पहले GSP लिस्ट में था, इंडिया को GSP से हटा दिया गया. तो ट्रेड जो अग्रीमेंट की बात है USA के साथ, उसमें फिर से ये डिमांड है कि इंडिया को इंक्लूड करो वापस GSP में. 19th. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में पैसा लाना है, लिक्विडिटी लानी है इकोनॉमी में. एडवांस टैक्स पेमेंट, टैक्स रिफंड्स फॉर GST, फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, recapitalization of public sector banks. Recapitalization of public sector
बैंक्स, तो इसमें ट्रू क्या होगा? सो पहला स्टेटमेंट है एडवांस टैक्स पेमेंट, टैक्स रिफंड्स फॉर जीएसटी, फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। हमें लिक्विडिटी बढ़ाना है, मतलब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होने चाहिए। एडवांस टैक्स क्या होता है? साल के अंत में हम टैक्स पे करते हैं। एडवांस मतलब शुरू में ही आपने पे कर दिया, तो शुरू में ही आपने टैक्स पे कर दिया तो आपके पास तो पैसे बचे नहीं, तो लिक्विडिटी कम हो गई। तो एडवांस टैक्स पेमेंट डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, तो ये तो आउट हो गया। टैक्स रिफंड्स फॉर जीएसटी, आपने टैक्स पे कर दिया, फिर रिफंड आ जाता है। रिफंड आएगा मतलब आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो ये अगर तुरंत हो जाएगा तो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब आपको 100 रुपये साल भर में खर्च करने थे, बट आपने पहले 2-3 महीने में ही सारे 100 रुपये खर्च कर दिए, बिकॉज आपको लिक्विडिटी बढ़ानी है। तो इससे भी क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आपने जल्दी जल्दी सारे पैसे खर्च कर दिए, तो दिस इज ट्रू। रिकैपिटलाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास पैसा नहीं है, सरकार उनको फिर से कैपिटलाइज कर रही है। शब्द में ही लिखा है इंक्रीज होगी लिक्विडिटी, तो पहला नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा इज एब्सोल्युटली ट्रू। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए टैक्स रिफंड्स फॉर जीएसटी करें क्विक। अभी फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया था, वो एनकरेज कर रही थी फ्रंट लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। और रिकैपिटलाइजेशन तो अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार ने सारे बैंक्स को किया है। सो द राइट आंसर इज बी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, लिक्विडिटी। बट लिक्विडिटी बढ़ती है तो इससे इन्फ्लेशन का थ्रेट होता है। अब ये 2 कर्व है, लॉरेंज कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, कुजनेट्स कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट क्या है। सी, लॉरेंज कर्व। हम अक्सर यही बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो है बट वो इनइक्वल है, कुछ जगह ज़्यादा है, इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, रिच रिचर है, पुअर पुअरर है। तो जो लॉरेंज कर्व है ना, वो इसी को एक ट्राई करता है कि आइडेंटिफाई करने का, जैसे गिनी कोएफिशिएंट 1 मतलब इक्वालिटी, तो लॉरेंज कर्व रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एब्सोल्युटली ट्रू। और कुजनेत कर्व क्या बोलता है कि शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ेगी अगर रिच हो रहे हैं, बट बाद में फिर वो इवन आउट हो जाएगी। लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, बट फिर वो ट्रिकल डाउन वगैरह होगा, लेवल हो जाएगा। सो ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। कुजनेत इज अबाउट इनइक्वालिटी विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लॉरेंज होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। लुक एट दिस, जैसे परफेक्ट इक्वालिटी है, परफेक्ट में गिनी कोएफिशिएंट 0 होता है, G1 इज इक्वल टू 0, परफेक्ट में 0 होता है और इम्परफेक्ट में 1 हो जाता है टोटल इनइक्वालिटी में। तो परफेक्ट इक्वालिटी में G1 0 है, तो यहाँ पर दिस लॉरेंज कर्व है, ये अनइक्वल, मोर अनइक्वल, टोटल इनइक्वल। और ये है दिस कुजनेट्स कर्व की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ेगी बट फिर वो लेवल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगी, सेल्फ करेक्ट हो जाएगी। तो लॉरेंज मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कुजनेट मतलब डेवलपमेंट। द आंसर इज सी, बोथ आर ट्रू। नाउ दिस इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उमंग ऐप। ये ऐप भी बड़ा न्यूज़ में है, उमंग ऐप। It brings major government services ranging from central to local government bodies on a single mobile app. एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको ट्रैक करना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो उमंग ऐप मतलब सभी चीज़ें एक जगह आ गई। द ऐप इज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। तो इसने इस ऐप को डेवलप किया है। यहाँ करेक्ट क्या है? तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, उमंग ऐप में एक काइंड ऑफ सुपर ऐप है ये, इसमें सारी चीज़ें एक जगह है। देन इसको डेवलप किया है मीटी और NEGD ने, ई गवर्नेंस डिवीजन। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज सी। 22nd, इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 है। इंडिया का अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी, हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली। कोविड-19 के कारण ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट? ICMR, ऑक्सफॉर्म, नीति आयोग या WHO? इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। ये जो इनइक्वालिटी रिलेटेड काम है ना, ये ज़्यादातर होते हैं ऑक्सफॉर्म इंडिया के।
ऑक्सफॉर्म इंडिया. सो द राइट आंसर हियर इज बी, ऑक्सफॉर्म इंडिया. ये इनइक्वालिटी पे काफी फोकस करती है. इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021. 23rd, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था हेरिटेज जो है उनमें भी बहुत लॉस हुआ है, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम. ट्रस्ट एंड एनजीओज कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ हेरिटेज साइट अंडर दिस स्कीम. मतलब कोई मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज साइट है, आप उसको अडॉप्ट कर लो, तो मतलब आप उसका टेक केयर करोगे, मेंटेनेंस एटसेट्रा. तो ट्रस्ट और एनजीओ अडॉप्ट कर सकते हैं हेरिटेज साइट को अंडर दिस स्कीम. ट्रू. Corporate sector is expected to use CSR, Corporate Social Responsibility Fund, for the upkeep of the heritage site. तो देखिए, अडॉप्ट करना है हेरिटेज को, तो वो ट्रस्ट भी हो सकती है, कोई एनजीओ भी हो सकता है, वो उस हेरिटेज का ख्याल रखेगा. ट्रू. कॉरपोरेट्स को जो कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसका सम परसेंटेज गिव बैक करना पड़ता है सोसाइटी को. ये आता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो CSR है उसका जो आपको वापस बेनिफिट्स वापस बैक करने हैं सोसाइटी को, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम में. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. सो द राइट आंसर हियर इज डी, बिकॉज पूछा गया था इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, मेक इट अ हैबिट, जहां इनकरेक्ट नॉट है उसको ऐसे एनसर्कल करना है एग्जाम प्रेशर में, वरना गलतियां होती है. सो दिस इज डी, नीदर वन नॉर टू. ये है डीप फेक्स. डीप फेक्स ये क्या होता है? These are modified images, text, audio, video, synthetic media created with the help of artificial intelligence. तो AI के थ्रू आपने दो तीन बहुत सारी पिक्चर्स को मर्ज करके, मॉर्फ करके एक नया फोटो बना दिया. इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, सिंथेटिक मीडिया एटसेट्रा, AI के थ्रू. तो वो डीप फेक हो जाएगा. इट जनरेट अ फेक वर्जन फ्रॉम एन ओरिजिनल और रियर ऑडियो विजुअल कंटेंट बाय सुपर इम्पोजिंग न्यू ऑडियो और इमेज ऑन एन एग्जिस्टिंग मीडिया फाइल. तो आजकल ये काफ़ी चल रहा था कि एक पर्सन, एक ऐप है, वो ऑल टुगेदर नया फोटो बना देता है जो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इवन. तो ये डीप फेक है. द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया क्रिमिनलाइज डीप फेक्स. तो जो डीप फेक्स है, अगर इसको क्रिमिनलाइज करते तो ये सो ऐप्स वगैरह इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं वो सब क्रिमिनल हो जाते. तो मतलब इंडिया में ऐसा कोई आज की डेट में लीगल फ्रेमवर्क नहीं है टू क्रिमिनलाइज डीप फेक्स, वरना तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हो जाते. सोशल मीडिया में वी आर सीइंग सो मच ऑफ दीज डीप फेक्स फोटोज. तो ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, ये ट्रू है. ऑल्दो इस पे बात ज़रूर हो रहा है कि एक लॉ होना चाहिए, बिकॉज इसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है डीप फेक्स का. ये सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन सकता है. रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड. डीप फेक्स. 25th, Indian government has recently made the CoWIN platform an open sourced platform. Which of the following is are the benefit of open source application? Open source application जैसे Linux है open source, तो जो CoWIN प्लेटफॉर्म है ये भी ओपन सोर्स है. इससे बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट सेविंग, बग फिक्सिंग बेटर होगा, लेस कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स होगा बिकॉज ओपन सोर्स है. तो टेल क्या होगा? ओपन सोर्स मतलब एक कम्युनिटी टाइप है. आपने उसका कोड, सोर्स कोड सब ओपन कर दिया है, सब उसके अपने अलग अलग वर्जन्स बना सकते हैं, ट्वीक्स कर सकते हैं. जैसे लिनक्स के कितने सारे वर्जन्स हैं, अलग अलग डेस्ट्रोज हैं. तो कोविन के भी दूसरे कंट्रीज इसके अलग अलग अपने मॉडिफाई करके वर्जन्स बना सकते हैं. जो ओपन सोर्स होते हैं ना वो यूजुअली फ्री होता है और कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाती है यहाँ पे. तो दिस इज गुड. कॉस्ट सेविंग. बेटर बग फिक्सिंग, बिकॉज एक कम्युनिटी वर्क कर रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो इधर बेटर बग फिक्सिंग भी होगा. लेस कोलैबोरेशन नहीं. ओपन सोर्स का मतलब ही होता है इट इज़ एनकरेजिंग कोलैबोरेशन. बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं. सो द आंसर इज नॉट डी. आंसर होगा 1 and 2. ये ट्रू है, ये ट्रू है. लेस कोलैबोरेशन नहीं, दिस इज मोर कोलैबोरेशन. करेक्टेड आंसर इज ए, 1 and 2. 3 नहीं होगा. हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा था कॉस्ट सेविंग एंड बेटर बग फिक्सिंग होगा. लेस नहीं, मोर कोलैबोरेशन होगा बिटवीन डेवलपर्स. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड डिजाइन टू बी पब्लिकली एक्सेसिबल. कोई भी उसको सी, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. कॉस्ट कोड एज दे सी फिट. तो दीज आर ओपन सोर्स. ओके, सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs in 25-30 minutes. स्कोर कैसा हुआ टेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.